ये अंडरस्टूड है कि किसी भी प्रिज्म में एक बेस डिसाइड हो जाने के बाद उसका जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस में लाइट इंसिडेंट हुई, एक नॉर्मल बना सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये मान लेते I1 पता रहेगा। ये लाइट फर्स्ट सरफेस में रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये कितनी डिफ्रैक्ट हुई है इससे फर्स्ट सरफेस पे होने वाला डिविएशन डेल्टा 1 पता चल जाएगा, ये R1 होगा। सेकेंड सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होगी उसके बाद फिर नॉर्मल बना लेते हैं, लाइट में फिर रिफ्रैक्शन होगा। अब इसको नाम देना था बाय चॉइस ऑफ कैलकुलेशन, इसका नाम I1 दे देते हैं। ये कोई एक एंगल होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस। जैसे इसका I1 था तो इसका नाम दे देते हैं I2। ये हो जाएगा R2 और इस एंगल को पीछे खींच दिया तो ये सेकेंड सरफेस में होने वाला डिविएशन है डेल्टा 2। दो बार डिविएशन हुआ है, फर्स्ट सरफेस के डिविएशन को नाम दे दे डेल्टा। डिविएशन क्यों बोल रहे हैं? लाइट को जैसे जाना चाहिए था लाइट वैसे नहीं जाके किसी और पाथ में गई है तो ये लाइट ऐसे चली जाती, और क्योंकि ऐसे गई तो मान लेते इतना अपने पाथ से डिविएट हुई है। ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे फाइनली ये एक एंगल सबटेंड करती है। ये दोनों डिविएशन का समेशन यहाँ पर मिल जाता है। अगर मैं इसको एक ट्रायंगल इमेजिन कर लेता हूँ तो एक ट्रायंगल के ये दो एंगल डेल्टा 1 डेल्टा 2 है, और यहाँ अगर मैं डेल्टा लिखता हूँ तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 आ जाएगा। नेट डिविएशन, मैं ये नहीं बोल रहा कि फर्स्ट सरफेस में डिविएशन डेल्टा 1 कितना है। फर्स्ट सरफेस में डिविएशन डेल्टा 1 अगर निकालना है तो ये दो लाइन अपने आप को क्रॉस कर रही है। ये वाली लाइन, ये एंगल I1 है, ये R1 है और ये डेल्टा 1। तो मैं I1 को R1 प्लस डेल्टा 1 भी लिख सकता हूँ। फर्स्ट सरफेस में होने वाला डिविएशन डेल्टा 1 ये I1 माइनस R1 से आ जाएगा। वैसे ही सेकेंड सरफेस पे होने वाला डिविएशन इस वाले लाइन को अगर मैं देखता हूँ ये I2 है, ये डेल्टा, ये R2 है और ये डेल्टा 2। फिर ये दोनों इक्वल कर देंगे I2 डेल्टा 2 प्लस R2। सेकेंड सरफेस में होने वाला डिविएशन I2 माइनस R2 से आ जाएगा। नेट डिविएशन नहीं, I2 R2 के बराबर थोड़ी, कैसे बराबर हो सकता है? इधर तुम मिरर रख दो, ये क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये लाइट ऐसे गई है तो ये क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डेल्टा 2 प्लस R2 I2 के बराबर। इस सरफेस में तारी, इस सरफेस अगर लाइट ऐसे आती, मतलब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि इस सरफेस से लाइट पास करा है, ये भी बायस हो सकता है मैंने इस सरफेस से लाइट पास करा था तो ये क्या होता एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट कैसे चली जाती ऐसे, लेकिन जा कैसे रही है ऐसे, तो डिविएट कितना हुई है, ये डिविएशन हुआ है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। तो I1 और ये इक्वल होगा I1, ये I2 है, ये R2 है, ये डेल्टा 2। तो I2 डेल्टा 2 और R2 के बराबर आएगा। बुझতে পেরেছিস? बुझতে পেরেছিস? सेकेंड सरफेस में होने वाला डिविएशन डेल्टा 2, फर्स्ट सरफेस में होने वाला डिविएशन डेल्टा 1, ये I1 और R1 का डिफरेंस है। तो अगर मुझे टोटल डिविएशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 से मिल सकता है, डेल्टा 1 फर्स्ट सरफेस में होने वाला डिविएशन I1 और R1 का डिफरेंस है, I1 R1 का डिफरेंस प्लस I2 R2 का डिफरेंस, I1 प्लस I2 R1 प्लस नेट डिविएशन मुझे सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से मिल सकता है। I1 I2 मुझे पता चल जाएगा क्योंकि ये प्रिज्म के बाहर बनने वाला एंगल है।
लेकिन R1 R2 ये प्रिज्म के अंदर बन रहे होंगे, इसको कैलकुलेट करने में एरर आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हमने ज्योमेट्री सॉल्व करी थी, और ज्योमेट्री सॉल्व करके जिस कंक्लूजन में हम पहुंचे थे, ये जो R1 और R2 है, इस पूरे डेरिवेशन की सबसे खूबसूरत बात यही थी कि प्रिज्म का जो भी एंगल होगा, प्रिज्म का जो भी एंगल होगा, ये डिटरमाइन करता है कि सम ऑफ R1 R2 क्या होगा। इस प्रिज्म के दोनों सरफेस में होने वाले रिफ्रैक्शन के एंगल, इस प्रिज्म के सरफेस में होने वाले दोनों रिफ्रैक्शन के एंगल का सम कितना होगा, ये वो प्रिज्म डिटरमाइन कर देता है। प्रिज्म का जो भी एंगल है, मतलब बेस के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को नोट कर लो, और वो एंगल इन दोनों सरफेस पर होने वाले रिफ्रैक्शन का सम होगा। तो ये दोनों रिफ्रैक्शन के एंगल को मैं प्रिज्म ऑफ एंगल से रिप्लेस कर दूंगा। नेट डेल्टा I1 I2 प्रिज्म के बाहर वाला एंगल है, ये तो पेपर में रखते ही पता चल जाएगा कंपास से, और जिस प्रिज्म से मैं काम कर रहा हूँ उसका एंगल भी मुझे पता होगा, तो नेट डिविएशन कितना होगा उस लाइट का, ये पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये डिविएशन किस किस पे डिपेंड करता है, प्रिज्म से जब भी लाइट पास करेगी वो डिविएट तो होगी। अब ये डिविएशन किस किस पे डिपेंड करता है, तो क्लियरली इक्वेशन से तो दो ही चीज बता ही सकता हूँ मैं। हाँ, दो चीज तो मैं बता सकता हूँ कि ये पक्का से एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगी और एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगी ही करेगी। फैक्टर्स तुम लास्ट क्लास में आई थी क्या, वही फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, नहीं एंगल ऑफ डिविएशन, क्योंकि डिविएशन का एंगल I1 प्लस I2 माइनस ए है, तो पहला फैक्टर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेल्टा का डिपेंडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेल्टा का डिपेंडेंस कोई फ्लैट रिलेशनशिप नहीं है, वो एक ड्रामेटिक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप कैसा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डिविएशन कम होगा, कम होते होते एक मिनिमम वैल्यू में आएगा, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो डिविएशन बढ़ता जाएगा। वो ग्राफ कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ये कैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक वैल्यू है, ना कि एक रेंज। एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक पर्टिकुलर ऐसा वैल्यू होता है जिसमें एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू मिनिमम आ जाती है, और फिर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके अब की बार क्या करते हैं, डिविएशन के वैल्यू, एक पर्टिकुलर प्रिज्म में डिविएशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इस प्रिज्म में डिविएशन का जो मिनिमम वैल्यू हो सकता था, डिविएशन का जो मिनिमम वैल्यू हो सकता था, मैंने इसको डेल्टा मिनिमम कर दिया, और मैंने देखा कि रिफ्रैक्टेड रे व्हेन डेल्टा इज डेल्टा मिनिमम, कंक्लूजन नंबर 1, रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। ऐसा करने के पीछे पर्पस क्या था, ऐसा करने के पीछे पर्पस ये था कि तुम किसी भी लाइट के लिए किसी प्रिज्म से काम कर रहे हो, तुम्हें डेल्टा मिनिमम पता करना, कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होता है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होता है, मतलब उसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, तो हम 3 पॉइंट लेते हैं, अगर 3 पॉइंट में पता चल जाता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो बाकी के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं करने से भी काम चल जाता है। जब स्लोप कांस्टेंट होता है तो एक्स्ट्रापोलेशन मेथड काम कर लेती है। when slope is constant for a straight line, when slope is constant for a graph, extrapolation method works on it। तुम कोई भी 3 पॉइंट ले लो, बाकी के पॉइंट क्या होंगे तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन जब किसी ग्राफ में स्लोप चेंज हो रहा होता है, वो कर्व लाइन होती है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती। तो जब कोई स्ट्रेट लाइन लिए बिना कर्व लाइन देती है, कर्व लाइन का स्लोप चेंजिंग होता है,
ऐसे में तुम बता नहीं सकते कि इसके बाद वाली पॉइंट यहाँ होगी कि यहाँ होगी, वो कहीं भी हो सकती है। अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है, तुम होश में हो तो मैं बता सकता हूँ कि तुम यहाँ से चल के वहां जाओगे, और तुम होश में नहीं हो, यहाँ से चलना शुरू किए, मैं नहीं बता सकता कि तुम यहीं जाओगे, हो सकता है तुम यहाँ आ जाओ। तो जब स्लोप चेंज हो रहा होता है तो हम नहीं बता सकते हैं कि वो लाइन कहाँ जाएगी। तो हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा, हमें वेट करना होगा कि वो यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा। ऐसे होता है ना, कई बार सामने आ जाते हैं कुछ, तो गाड़ी चला नहीं सकते, क्योंकि वो नहीं पता कि वो इधर गिरेगा, कि मैं इधर से क्या देखा गया वो गाड़ी किधर जाएगी। खामखा केस हो जाए, ऐसे वेट करो कि तू कहाँ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो डिस्प्ले, कोई डाउट है यहाँ पर? तो हर बार एक्सपेरिमेंट करके पता करना कि ऐसा कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब डेल्टा डिविएशन मिनिमम होगा। इतनी बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। प्रिज्म के ऊपर लाइट को, प्रिज्म के ऊपर लाइट को कुछ यू पास कराएंगे, प्रिज्म के ऊपर लाइट को कुछ यू पास कराएंगे कि अच्छा, इसका एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते। प्रिज्म के ऊपर लाइट कुछ यू पास कराएंगे कि वो रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट नहीं, इमर्जेंट नहीं, इंसिडेंट नहीं, इमर्जेंट भी नहीं, रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बेस के साथ पैरेलल हो। ऐसे केस में जो एंगल सबटेंड होगा वो पक्के से डेल्टा मिनिमम होगा, ये समझे। और वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको मैं नोट कर लूंगा कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये डेल्टा मिनिमम होगा। और दूसरी बात, जब डेल्टा डेल्टा मिनिमम होता है, पहला कंक्लूजन रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बेस के पैरेलल होगा, दूसरा कंक्लूजन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये तो इंटरेस्टिंग यही है, मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं हम, मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ये लाइट पैरेलल है तो ये दोनों नॉर्मल हमें पता है, ये एंगल हमें पता है, तो थोड़ी ज्योमेट्री सॉल्व करने पर जो कंक्लूजन आ जाता है, ये जो I1 था और ये जो I2 था। अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि इस तरफ से मैंने इंसिडेंट किया है तो ये इमरजेंस है, मैं मान लेता हूँ इस तरफ से मैंने इंसिडेंट किया है तो ये इमरजेंस है, तो I1 I2 नहीं कहते। अगर यहाँ से लाइट फेंकी है तो ये इंसिडेंस है, ये इमरजेंस है, और अगर यहाँ से लाइट फेंकी है तो ये इंसिडेंस, ये इमरजेंस है। ऐसे में हम कह देंगे कि व्हेन लाइट is suffering minimum deviation, then angle of incidence is equal to angle of emergence। तो ये अदरवाइज मीन हो गया, तुम कहीं से भी ले लो यही होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। क्लियर हो गया यहाँ पे? अच्छा, तो डिविएशन जिस जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिविएशन जिस जिस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ये ग्राफ और उसके ये दो कंक्लूजन काफी काम के रहते हैं। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेट द टू कंडीशंस व्हेन लाइट सफर्स मिनिमम डिविएशन, स्टेट टू नेसेसरी कंडीशन व्हेन लाइट सफर्स मिनिमम डिविएशन। ये दो कंडीशन को लिख देना, द टू नेसेसरी कंडीशन इन व्हिच लाइट सफर्स मिनिमम डिविएशन when light is, when refracted is parallel to the base of the prism, and when angle of incidence is equal to the angle of emergence, light suffers delta delta minimum हो जाएगा। दूसरा जो फैक्टर होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म का होगा, क्योंकि डेल्टा I1 I2 पे डिपेंड करता है। I1 I2 पे कैसे डिपेंड करता है वो देख लीजिए, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा। थर्ड, अगर मैं प्रिज्म के एंगल को चेंज नहीं करता हूँ, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी चेंज नहीं करता हूँ, तो भी डेल्टा बदल सकता है क्या? तो आंसर हाँ है। मैं प्रिज्म का एंगल चेंज नहीं कर रहा, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मैं बदल सकता हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज नहीं करूंगा, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल सकता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बदल सकता हूँ? टेम्परेचर बढ़ा के। अगर मैं इसको टेम्परेचर में, हायर टेम्परेचर में रखता हूँ तो ये लाइट को जिस कदर रिफ्रैक्ट कराएगी, मैं इसको लोअर टेम्परेचर में रखूंगा तो ये लाइट उस कदर रिफ्रैक्ट नहीं कराएगी।
तो भी डिविएशन का एंगल बदल जा सकता है। मतलब टेम्परेचर बदलने पे इस प्रिज्म की जो प्रॉपर्टी बदलती है वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब इसका लाइट के प्रति जो बिहेवियर है वो बदलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल के भी एंगल ऑफ डिविएशन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो थर्ड फैक्टर जिसपे एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड करेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अच्छा, फोर्थ फैक्टर जिसपे ये डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को सेम रख दिया, एंगल ऑफ प्रिज्म को सेम रख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सेम कर दिया। अब फीलिंग्स बदल दो, पहले रेड लाइट से देखा फिर ब्लू लाइट से, तो वेवलेंथ अलग अलग होने पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इस पर भी डिपेंड करेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। तेरा भाई है जाफर, वायलेट के लिए डेल्टा वायलेट इज ग्रेटर देन डेल्टा रेड। तो ये चार फैक्टर है जिस पर डेविएशन डिपेंड करता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखो। हाँ, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखो। क्या? कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं, फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म, for an equilateral prism calculate the light suffers क्या deviation violet के लिए ज्यादा होता है, रेड के लिए कम। for an equilateral prism the light suffers minimum deviation, the light suffers minimum deviation at angle of incidence of 54 degree. Find delta minimum, state the effect on delta minimum when number A angle of incidence is less than 54 degree, angle of incidence is more than 54 degree. बोलो। क्या? डिविजन डिग्री कितना आ रहा है? 48। नहीं आ रहा समझ? एंगल ऑफ डिविएशन ये ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को डबल करके उसमें से एंगल ऑफ प्रिज्म माइनस कर देते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म को डबल कर दिया मतलब 2 into
54, उसमें से इक्विलैटरल प्रिज्म का एंगल कितना होगा 60 डिग्री, माइनस कर दिया ट्वाइस तो 108 माइनस 60 डिग्री, ये 48 डिग्री आ गया। ग्राफ क्या बताता है? ग्राफ बताता है कि किसी भी प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डिविएशन ये मिनिमम होगा एक फिक्स पॉइंट पर। ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 54 डिग्री, जहां डेल्टा क्या हुआ है मिनिमम। अरे तुम बोल रहे हो ना डेल्टा मिनिमम, मतलब इससे मिनिमम कुछ नहीं होगा। और ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसमें डेल्टा सबसे छोटा होता है, तो बाकी तुम इससे कम जाओ तो भी डेल्टा ज्यादा होगा बोथ केस में। तुम 54 से पीछे जाओगे तो भी डेल्टा बढ़ेगा, ग्राफ बता रहा है, और 54 से ऊपर जाओगे तो भी डेल्टा बढ़ेगा। देखो छोटे एंगल में भी बढ़ रहा है और बड़े एंगल में तो बढ़ ही रहा है। तो दोनों केस में जो डिविएशन है वो इंक्रीज या डेविएशन इज मोर। इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? सारे एंगल 60 होते हैं ना, समझिए, क्योंकि डिविएशन मिनिमम क्या होता है? डिविएशन क्या होता है? I1 प्लस I2 माइनस ए। और जब डिविएशन मिनिमम होता है तो I1 I2 के बराबर होता है, तो इसको 2i मान लेते हैं। डिविएशन मिनिमम निकालने का फॉर्मूला ये रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को डबल कर देना, उसमें से एंगल ऑफ प्रिज्म माइनस कर देना, बस वो मिनिमम डिविएशन दे देगा तुमको। देखो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, रियल डेप्थ एफरेंट हो चुका था ना लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों समझने के बाद लैटरल डिस्प्लेसमेंट को समझना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन का एक मोटा मोटा आइडिया तो हो ही चुका है। लाइट ऑब्लिकली आई, रिफ्रैक्ट करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर बाहर इमर्ज करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा, काफी सिंपल सी बात है। अगर ऊपर से एयर है नीचे ग्लास है, तो ये वाला इंटरफेस एयर ग्लास है और ये वाला इंटरफेस क्या रहेगा? ग्लास एयर। और भी जो समझने वाली बात होती है वो ये होती है कि इस मीडियम का अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूँ ग्लास एयर, तो ये वैल्यू सपोज आया 4/3। अच्छा, मान लो ये 4 जो है, सिर्फ कहने के लिए बोल रहा हूँ कि साइन आई बाई साइन आर है, मतलब जब साइन आई का वैल्यू 4 है तो साइन आर क्या होगा 3। टेम्परेचर नहीं बदलूंगा तो ये वैल्यू नहीं बदलेगा, मतलब जब जब साइन आई 4 होगा साइन आर 3 होगा। ये बात समझ आती है क्या? अच्छा, ये तो तब ना जब एयर से ग्लास में जा रहा था, मतलब ये वैल्यू का मैग्नीट्यूड अगर 4 है तो ये वाली वैल्यू का एंगल का मैग्नीट्यूड कितना होगा 3। अब उल्टा ले लो, पहले एयर से ग्लास में जा रही थी तो मैंने लिखा एयर टू ग्लास, अब ग्लास से एयर बाहर आ रही है तो मैं क्या लिखूंगा? ग्लास टू एयर। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। अंडरस्टूड है ये तो? मतलब इस एंगल से अगर मैंने शुरू किया तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। फिर ये क्या होगा? ये इस वाले सरफेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और यहाँ पे निकलने वाला एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। मुझे इन दोनों से खास काम नहीं है, मेरे काम की बात तो ये रहेगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म से हमेशा इक्वल रहेगा। अगर ये रेक्टेंगुलर नहीं होता तो इतनी बातें मैं नहीं बोल सकता। ये बात समझ। अच्छा, दूसरी बात, अगर रेक्टेंगुलर है, यहाँ मैं एक नॉर्मल बना ही रहा हूँ, यहाँ मैं एक नॉर्मल बना ही रहा हूँ, और यहाँ मैं एक लाइन खींचता हूँ, तो ये एंगल इस एंगल के हमेशा इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको आर लिखता हूँ तो ये आर होगा, लेकिन मुझे इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। कोई डाउट है इसमें? ये बात समझ आ गई क्या? उससे बड़े चीज
इंसिडेंट रे, ये सारा डेफिनेशन इफ वाला है, ये सारे इंग्लिश में आते हैं ना, राइट एन इफ स्टेटमेंट, ये सारे इफ स्टेटमेंट के फॉर्म में है। हिंदी में कहते हैं अगर, अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट कैसे जाती, ऐसे। लेकिन क्योंकि प्रिज्म है तो लाइट कैसे गई है, ऐसे। इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमेशा परपेंडिकुलर मेजर करेंगे। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड द इमर्जेंट रे, the perpendicular distance between incident ray produced forward and the emergent ray is known as lateral displacement. The perpendicular distance between incident ray produced forward and emergent ray is known as lateral shift, lateral displacement. ये d कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग d, पहला फैक्टर, जितना ज्यादा प्रिज्म का थिकनेस होता, जितना ज्यादा प्रिज्म का थिकनेस होता लाइट बेचारी उतनी डिफ्रैक्ट होती। हाँ ग्लास, ग्लास जितना ज्यादा ग्लास सेट का थिकनेस होता लाइट बेचारी उतनी रिफ्रैक्ट करती, फिर यहाँ नॉर्मल बनाता, लाइट ऐसे होती। अच्छा इंसिडेंट रे तो वही थी, इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये वाला मैग्नीट्यूड और ये वाला मैग्नीट्यूड मैं क्लियरली देख के बता सकता हूँ कि सेम नहीं है, मतलब थिकनेस के बढ़ाने पर और कमाने पर ये लेटरल शीट का डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट होता है। अगर मैं इसको इतना ले लेता तो ये लाइट यहीं से रिफ्रैक्ट हो जाती, उस केस में भी डी का वैल्यू कम हो जाता। तो थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसका एक एक्चुअली में फॉर्मूला बनता है, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। एक फॉर्मूला है जिससे थिकनेस और लेटरल का रिलेशन बता सकते हैं कि जब इतना थिकनेस होगा तो इतना ये थिकनेस लेटरल होगा। दूसरा क्या हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर थिकनेस को सेम रखते हुए मैं मीडियम के टेम्परेचर को बदल के उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बदल देता हूँ तो ये मीडियम लाइट को अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग एंगल में रिफ्लेक्ट कराएगा। अगर अलग अलग एंगल में रिफ्लेक्ट कराता है तो ये डिविएशन की वैल्यू चेंज होती रहेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा तीसरा फैक्टर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और क्योंकि मैं क्लियरली देख के बता सकता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मैं जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलूंगा, मैं जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलूंगा एंगल ऑफ इमर्जेंस भी वैसे ही होगा। अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बदलने से एंगल ऑफ इमर्जेंस बदलेगा, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देता हूँ तो एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बढ़ जाएगा, लैटरल शिफ्ट अलग अलग होगा। अब सारे फैक्टर को सेम रखते हुए तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को नहीं बदला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नहीं बदला, थिकनेस को नहीं बदला, तो एक फैक्टर इमोशन वाला होता है, वो इमोशन वाला फैक्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि तुमको ब्लू लाइट अच्छी नहीं लगती, तुमको रेड लाइट अच्छी लगती है, समझे। तो ये प्रैक्टिकल फैक्टर्स और ये इमोशनल फैक्टर्स।
समझ आ गया ना यहाँ पे, कोई डाउट नहीं? हाँ, फर्स्ट पॉइंट। हाँ, अब इसके बाद आप क्रिटिकल एंगल ही जाएंगे। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आता है कि अ पेंसिल इज डिप्ड इन वाटर, अ पेंसिल इज डिप्ड इन वाटर, हाउ? डुबा के उठा लेना है, डुबा के छोड़ नहीं देना, और उठा के पूछ लेना, फिर सुखा देना पूछ के। A pencil is dipped in water. How does the student? How does the pencil? How does the pencil appear to the student? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता है तो समझना क्वेश्चन टफ है, लेकिन इस क्वेश्चन को वो ऐसे दे देते हैं, A pencil is dipped in water. The pencil appears paint to the student. Show by diagram how. मतलब वो तुम्हें बता दिया कि पेंसिल को वाटर में डिप किया और पेंसिल स्टूडेंट को पेंट दिख रही। अगर वो नहीं बताता कि पेंसिल को वाटर में डिप करने के बाद क्या होगा, तो तुम्हें सोच कर डायग्राम बताकर बनाना होता कि क्या होगा। लेकिन वो तो तुम्हें बोल दिया कि पेंसिल को डिप किया और पेंसिल बेंड हो रही है, मतलब चीजें तुम्हें क्लियर है। बाकी तुम एक दो रे डायग्राम बना के काम कर सकते हो। तो एक, हाँ, अपीयर्स, अरे अपीयर है ना, बेंड थोड़ी। अगर वाटर में कोई भी स्टिक, पेंसिल क्यों, अच्छा तुमको तकलीफ हो रही थी तो स्टिक, आयरन लिख दूं क्या? लकड़ी को तुमने डिप किया है, छोड़ नहीं दिया, पकड़े हुए, स्टिक इज डिप्ड इन वाटर। अच्छा लिख देता हूँ, स्टिल होल्डिंग इट। अब ठीक है? नहीं यार, अरे क्वेश्चन कैसा भी है, मीनिंग क्या है वो समझ। एक स्टिक डुबा देना, अब यहां से, अच्छा क्योंकि अगर मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे अपना हेड और टो दोनों दिखता है, ऐसा कब हो सकता है? हेड से निकलने वाली सारी लाइट, हेड से निकलने वाली सारी लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आईज तक आती है, अगर नहीं आती थोड़ी दिखता। वैसे ही पैर से निकलने वाली सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों तक आती है। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो जाता। तो वैसे ही अगर मुझे स्टिक दिख रहा है, मतलब स्टिक के इस पोर्शन से आने वाली लाइट ये तो विदाउट रिफ्लेक्शन मेरे आंखों तक पहुंच ही रही है, पर लेकिन यहां से निकलने वाली लाइट ये बेचारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये अगर रिफ्लेक्ट हो रही है, एग्जैक्टली exactly. अब इसको हाँ, इसको पीछे खींच दो। हाँ, तुम्हें लाइट टेढ़ी नहीं दिखी, तुम्हें लाइट सीधी दिखी। ये सारी लाइट नहीं, लाइट के लिए भी करता है, लाइट के इफेक्ट कैसे करते हैं, ऐसे सिंपल केसेस में जो डिफरेंस आता है वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। लाइट वेव होती है ना, एक सिंपल सी बात देख लो, ये सपोज नदी में कहीं बॉल रखी है, किसी एक जगह से एक वेव ऐसे चल के आ रही है, तो उस वेव का मानो क्रस्ट, उस वेव की मानो क्रस्ट बॉल के ऊपर पड़ी, तो ये बॉल नीचे आ जाएगा। अच्छा, मानो यहाँ से एक वेव चल के आ रही है और यहाँ से भी एक वेव चल के आ रही है, और दोनों की क्रेस्ट आके इस बॉल पे गिरती है, तो ये बॉल बहुत नीचे आ जाएगा। अब मानो एक वेव चल के आ रही है, ये पहले चल के आ गई, इसका क्रेस्ट पहुंचा, वो देरी से चल के आई, इसका ट्रफ पहुंचा, ऐसे केस में इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो किसी एक पॉइंट पर दो वेव चल के आ रही है, वो कैसे चल के आ रही है इससे बेटर तो करता है, अगर दोनों सेम, अगर दोनों का क्रेस्ट क्रेस्ट आके पहुंचता है तो पार्टिकल का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगा। अगर एक का क्रेस्ट आ जाता है, एक का ट्रेफ आता है, तो पार्टिकल के वाइब्रेशन में कमी आ जाएगी, तो फर्क तो पड़ता है। लेकिन ऐसे ऐसे केस में हम जनरली मान लेते हैं वो स्पेशल जो भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है उसको इग्नोर करके चलते। ये दोनों लाइट पीछे मुड़ के गई,
ये तुम्हें कहाँ दिखेगी? यहाँ पर। तो पेंसिल तुम्हें कैसे दिखेगी? ऐसे बेंड दिखेगी। समझ आई बात? ये डायग्राम बना देना। अच्छा, तुम लोगों को हॉवरिंग के बारे में पता है? हॉवरिंग के बारे में नहीं पता? हाँ? वो क्या होता है? ये देखो, इसको हॉवरिंग कहते हैं। ये बर्ड अभी उड़ नहीं रही है, ये एक ही जगह पे है। देखे? ये देखो, उड़ नहीं रही है। द बर्ड इज फ्लैपिंग इट्स विंग्स बट नॉट फ्लाइंग। हाँ, अभी उड़ी है। उड़ने से पहले ये हॉवर करती है एक टाइप से। ये हॉवर कब करती है? हाँ, ये हॉवर कब करती है? देखो इधर, होवर कहते हैं इसे। ब्रो, वो होवर कर रही है। चल ठीक। चलो खैर, ऐसा क्यों होता है? अगर सी बेड में एक फिश, इसको एक बर्ड अटैक करेगी, तो बर्ड के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। इस फिश से निकलने वाली लाइट रेज, एक लाइट रे इसकी आंखों में सीधी पहुंच रही है, और एक लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगी। रिफ्रैक्ट करने के बाद वो कहां मीट करेगी? यहां पर। ये फिश इस बर्ड को जहां है वहां अपीयर होगी क्या? तो फिश ने काफी धोखा खाया बचपन में। वो सी बेड के ऊपर उड़ती हुई मछली को देख के खाने जाती थी, और देखती थी कि जब मैं डाइव इन करी तो मछली वहां नहीं है। ये धोखा खाते खाते ये समझ गई कि जहां मछली मुझे दिखती है, मछली वहां नहीं होती, मछली उसके थोड़े नीचे होती है। तो वो क्या करती है? फ्लाइट लगाने से पहले खड़ी हो जाती है, और वो कैलकुलेट कर लेती है कि मछली यहाँ दिख रही है, मतलब यहाँ नहीं है, इसके थोड़ी नीचे होगी। तो मैं जब डाइव लगाऊंगी तो कितने नीचे तक मैं अपनी डाइव लगाऊंगी, वो हॉवर करती है, कैलकुलेट करती है, और उसके बाद समझे? तो ये डायग्राम बना सकते हो तुम कि where does a fish in a sea appear to a bird above? Where does a fish in the sea appear to a bird flying above? ये डायग्राम बना दूंगा। अच्छा, देखो इधर, बर्ड क्योंकि इवोल्यूशन के स्केल में, क्योंकि इवोल्यूशन के स्केल में हम अल्टीमेट एग्जांपल है, और सारी स्पीसीज को अगर इवोल्यूशन के स्केल में सजाते तो मछली बहुत पीछे रहती है अभी भी। मछली बहुत पीछे है ना। बर्ड्स इसके इंटरमीडिएट स्केल में। ऐसा क्यों कहता हूं मैं? कि हमारे बिहेवियर से बर्ड के बिहेवियर, आपको कुछ तो सिमिलरिटी मिली जाएगी। अरे, बर्ड भी नेस्ट बनाती है ना अपने बच्चों के, खाना लेके आती है। मतलब ये जो इंस्टिंक्ट ह्यूमंस में होता है, बर्ड्स में भी है। हाँ, इवोल्यूशन के स्केल में जब स्पीसीज इवॉल्व कर रही थी, इवोल्यूशन के स्केल में ह्यूमन भी एकदम एडवांस है। बर्ड और ह्यूमन बीइंग में कुछ इंस्टिंक्ट तो कॉमन होते ही है, लेकिन मछली के साथ हमारी कोई सिमिलरिटी नहीं। इवोल्यूशन के स्केल में मछली हमसे बहुत अलग है। हाँ? खाना, अच्छा, जो भी इधर देखो, अब ये बर्ड जो बिहेवियर दिखा रही है, मछली इतना चालाकी से ये सब बिहेवियर नहीं दिखा सकती। ये बताइए, मछली को बर्ड कहाँ दिखी? अगर मैं बर्ड से दो लाइट लेके आता हूँ,
तो एक तो सीधी आ जाएगी, एक तो सीधी आ गई, एक ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अच्छा, नॉर्मल की तरफ जो लाइट बेंड हुई वो उसको ऊपर ले जाए, तो मछली को बर्ड कहाँ दिख रही है, जहां वो है उससे ऊपर। हाँ, बर्ड से आने वाली कोई भी दो लाइट, बर्ड से आने वाली कोई भी दो लाइट मछली की आंखों तक ले आना। एक तो ये सीधी ले आई तू, और एक ये थोड़ी सी रिफ्रैक्शन वाली लाइट दिखा देना। अब मछली को बर्ड कहाँ दिखेगी, जहां ये दो लाइट मीट कर रही है। ये तो बेंड हो गई ना, अब इसको बैक कर दे, तो बर्ड कहाँ अपीयर होगी, जहां वो है उससे थोड़े थोड़ी ऊपर। ये लाइट सीधी जाएगी ना, जहां मीट करेगी ये बर्ड उसको वहां दिखेगी। ये डायग्राम आता है एग्जाम में, ये 2014 के 15 में बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन। इसके बाद नहीं पूछा तो पूछ सकते हैं। ये दो डायग्राम समझ आ गए। रिफ्रैक्शन में जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो यही तक। अब क्रिटिकल एंगल पढ़ना होगा, देखो ये डायग्राम बनाऊंगा खुद से। जैसे रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में, जैसे रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में एक कंडीशन था कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। क्रिटिकल एंगल उसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, हम वैसे ही पढ़ेंगे। क्रिटिकल एंगल पढ़ने के लिए हम ये मान लेंगे लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, मतलब लाइट डेंसर मीडियम में ही है। ये मान लो वाटर के बेस में एक लाइट सोर्स लाइट एमिट कर रही है, एक ऐसी लाइट सोर्स जो सारे पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट एमिट कर रही है। वो लाइट जो सरफेस को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी वो सीधी चली जाएगी। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्योंकि जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो आता है। नेक्स्ट, अब यहां से एक ऐसी लाइट लेते हैं जो एक छोटा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी छोटा है तारीफ, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा ही है ना। दोबारा देखो, वाटर के बेस में एक लाइट सोर्स है जो सारे पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट एमिट कर रहा है। ये वाली लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस है ही नहीं, जीरो है। अच्छा, यहां से ये वाली लाइट आने वाली है रीच, और ये वाली लाइट, और ये वाली लाइट, और ये वाली लाइट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। इतना तुम्हें समझ आना चाहिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे थोड़ा बड़ा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे थोड़ा बड़ा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत बड़ा है। मैंने जानबूझ के ये चार लाइट्स बनाई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे जीरो है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो। और जैसे जैसे मैं लाइट को बेंड करा रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल है, और ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे ये नॉर्मल के पैरेलल है भी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नॉर्मल की तरफ इंक्लाइन कर रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा फॉर्म हुआ ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और फॉर्म हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट करेगी, एयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो यहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ये बात समझ आई। तो मैं तुम्हें ऐसे दिखा रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं, अच्छा, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ, ये लाइट सरफेस को अप्रोच कर रही है ना, ये सरफेस से जितनी दूर थी ये सरफेस से उतनी दूर नहीं। ये सरफेस, ये वाली लाइट सरफेस से जितनी दूर थी, ये वाली लाइट मानो मानो इस वाली रे को और इस वाली रे को पकड़ कर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर बढ़ाता हूँ तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी। मतलब एक ऐसा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एक ऐसा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यस, जहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। अगर मैं इस वाली रे को ओ ए बी सी डी, अगर मैं ओ बी को पकड़कर
एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूं तो वो ओसी हो जाएगी, और ओसी को पकड़कर थोड़ा और बढ़ाता हूं तो वो ओडी जैसी दिखेगी। ओडी एक ऐसा स्पेशल केस है जहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हें 90 दिख रहा होगा। ओडी एक ऐसा केस है जहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हें 90 दिख रहा होगा, दिख रहा है। अगर ओडी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया तो रुक जाओ, उस मीडियम का क्रिटिकल एंगल तुम्हें पता लग सकता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया ना, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल मतलब ऐसे कोई एरा गैरा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, ये वो। एक बात बता, हंसा तो हंसा, ये वाइब्रेट करके क्यों हंसा? ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, 90 डिग्री। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ऑफ व्हाट? क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको हमेशा लिखेंगे आई सबस्क्रिप्ट में सी। कौन सा? हाँ, ओसी वाला नहीं, ओडी वाला। अब ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ओ डैश नाम देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी। अब ठीक है। हाँ, ये नहीं, ये वाला ना, ये वाला एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हुआ है, 90। उसके बाद वाले में क्या होगा वो भी बताया नहीं मैंने। उसके बाद वाले में तो देखेंगे आगे क्या होगा। नहीं, ऐसे लिखेंगे तो आपको 0 मार्क्स भी दे देगा। आपको क्या लिखना है शुरू से, जो आपने किया वही आप लिखना। whenever light is traveling from an optically denser medium to optically rarer medium, there is such an angle of incidence in the denser medium। whenever light is traveling from, जो देखा है उसी को वर्ड्स में बोलो। whenever light is traveling from optically denser medium to optically rarer medium, there is such an angle in the denser medium, in the optically denser medium, there is such an angle of incidence in the optically denser medium for which the angle of refraction in the optically rarer medium is 90 degree। That angle of incidence is known as critical angle। अगर ये ग्लास सरफेस है सनवर्ल्ड रूम, यहां से लाइट निकल, ये लाइट गई सी, ये एक लाइट आई, ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसमें एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एक लाइट गई, ये एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। हाँ, इसको कहते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। ये सरफेस को, इंटरफेस को छू कर निकलती है, ग्रेजिंग। हाँ बोलो। एक बात बताइए, आप ग्लास सरफेस के ऊपर खड़े और अब आप ग्लास सरफेस के ऊपर सो, और मैं आपको ऐसे खींच के निकालू तो इसको क्या बोलते हैं? आप अभी भी ग्लास में घुसे हैं क्या? लाइट में, ये सरफेस को छू कर निकल, लाइट सरफेस को छू कर निकल। अच्छा, सरफेस को छू के निकल गई तो भी है तो रिफ्रैक्टेड रे, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा ब्रो? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल। क्लियर हो गया? तो क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन क्या है? व्हेनेवर लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम, नहीं ऐसे और अच्छे वर्ड्स में लिख सकते, क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज
द एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझ आया? Whenever light is traveling from optically denser medium to optically rare medium, there is such an angle of incidence in the optically denser medium for which the angle of refraction in the optically rare medium is 90 degree. समझ आ गया? तो बात समझ आने की होती है, मैं इसे तेज बोलूंगा तो भी आपको समझ आएगा। Whenever light is traveling from optically denser medium to optically rare medium, there is such an angle of incidence in the optically denser medium for which the angle of refraction in the optically rare medium is 90 degree. अभी भी आपको समझ आ गया? नहीं ऐसे अगर समझ आता है तो फिर तेज नहीं लगता, अब नहीं समझ आता तो सर तेज पढ़ाते हैं, सर तेज पढ़ाते नहीं, नहीं तेज पढ़ाते नहीं, सर तेज बोलते हैं। ब्रो समझा क्या? लिख लो डेफिनेशन, लिख लो, ये हिंदी में मत लिखो। ग्रेजिंग इमर्जेंस, इमर्जेंस सरफेस को छू के निकलने वाला, मतलब सरफेस को ग्रेज करके मानो घस के निकल रही है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रेज। किस कहते हैं? ग्रेजिंग इमर्जेंसी है, जब सरफेस को ग्रेज कर रही है तभी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है दिया अग्रवाल। जब वो सरफेस को छू के निकल रही है, जब वो सरफेस को छू के निकल रही है तभी तो वो 90 हुआ ना। कहाँ पहले बने? नहीं ब्रो, नहीं ब्रो, ये नहीं है ब्रो, अभी इसकी बात की नहीं मैंने ब्रो। अच्छा अच्छा, बोलो क्या दिक्कत है तुमको? नहीं, सरफेस को छू के जब लाइट निकलती है, ब्रो बोल क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच angle of refraction in the rarer medium is 90 degree। समझा क्या ब्रो? कॉमा, when light is traveling from optically denser medium to optically rarer medium, कभी कभी आगे पीछे बोलने से मीनिंग तो चेंज नहीं होता। मुझे पानी दे, पानी दे मुझे, मीनिंग तो भैया नहीं, कभी कभी चेंज नहीं होता, मैंने वो कभी कभी वाला एग्जांपल दिया, मैंने बोला कभी कभी चेंज नहीं होता। गिव मी वाटर, वाटर गिव मी, तो हाँ मीनिंग वही है, तो समझ आ गया ना, मैं पानी मांगा।